किसी की बेटी को इतना विवश मत करो कि वह ऐसे कदम उठा ले। भागवन। सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की होने के बाद भी उर्मिला जी को उनकी बहू रिया कभी पसंद नहीं आ सकी। रिया का दोष मात्र इतना था कि उर्मिला जी के इकलौते बेटे आरव ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, जबकि वह अपनी बचपन की सहेली सौम्या की बेटी जानवी को बहू बनाना चाहती थी। उनके विरोध करने पर आरव ने स्पष्ट कर दिया था, मुझे जानवी जरा भी पसंद नहीं है। मम्मी, उसके और मेरे स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी है। आपकी मर्ज़ी से शादी कर भी लूँ, उससे तो निभा नहीं पाऊँगा। क्लियर बता दे रहा हूँ, समझो ना आप। अरे क्यों पसंद नहीं है? इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से माँ बाप की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस सौम्या की इकलौती बेटी है। वो जैसे तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तभी तो पूरी नकचड़ी है। उसके नखरे झेलना मेरे बस की बात नहीं है। मम्मी, फिर भी मुझे रिया पसंद है। मेरे ऑफिस के पास ही उसका भी ऑफिस है। कई सालों से हम दोस्त हैं। मुझे उसी से शादी करनी है। यह क्या बोल रहे हो आरव? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कब से हम तुम्हें बताते आ रहे हैं कि हमने और जानवी के पेरेंट्स ने तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर चुके हैं। दूसरी किसी लड़की को मैं अपने घर की देहरी नहीं लांघने दूंगी। साफ बता रही हूँ। मैं भी। ओ कम ऑन मम्मी, इस बात को मैं तो हमेशा मजाक समझता आया था। आप लोग सीरियस थे? अभी पता चला है मुझे। आपको अगर रिया का अपने घर आना मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कंपनी क्वार्टर दे रही है, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों के सारे खर्च हम उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हर तरह से देखभाल भी करेंगे। आप लोग निश्चित रहिएगा। पति रिटायर थे और बेटा इकलौता कमाने वाला। भले ही उसने उन्हें खर्च उठाने की हामी भरी थी, लेकिन क्या पता कब बहू कोई पट्टी पड़ा दे और वो मुंह मोड़ ले। गहरे सोच विचार के बाद बेमन ने उर्मिला जी ने उनकी शादी को अपनी स्वीकृति दे दी। रिया बहू बनकर उनके घर आ गई और उसने आते ही घर के अधिकतर काम अपने कंधों पर उठा लिया। उसने कंपनी से महीने भर की छुट्टी ले रखी थी ताकि हर समय साथ रहकर सास ससुर के करीब आ सके, उनकी अच्छी सेवा करके उनका दिल जीत सके। बेचारी की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। जी जान लगाने के बाद भी सास कभी संतुष्ट नहीं हुई। हाँ, उसके संपन्न और परवाह के कारण ससुर जी जरूर उससे सहानुभूति रखने लगे थे और पत्नी को समझाने का प्रयास करते रहते थे, पर बहू के पक्ष में उनके मुंह खोलते ही उर्मिला जी दोगुना कलेश करती। फिर समय को असहाय पाते हुए वो सास बहू और बेटे के मामले में निर्लिप्त ही रहने लगे। वे शुरू से थोड़े दब्बू स्वभाव के भी थे। घर में कैसे भी करके शांति रहे, आरव की तरह वे भी सोचने लगे थे। अपने आप को अकेली और उपेक्षित महसूस करके रिया के अंतर्मन में उदासी व्याप्त होने लगी थी। कहाँ तो वह सोचकर आई थी कि सब कुछ ठीक रहेगा तो सास ससुर की इच्छानुसार वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। जिस बात में घर वालों की खुशी होगी वो वही करेगी। पर अब उसको लगने लगा था कि घर के ऐसे वातावरण में वह घुट घुट कर कहीं अवसाद की चपेट में न आ जाए। अतः छुट्टी खत्म होने पर उसने अपनी नौकरी पर लौट जाना उचित समझा। इस बात से उर्मिला जी के भीतर और अधिक चिढ़ भर गई। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी के लिए बाहर निकलकर रिया उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, कमाई वाली आत्मनिर्भर होने का रौब गांठना चाहती है। अब तो अक्सर बहू को सुनाती हुई वो बोलती, हूँ महारानी जी बस नाश्ता खाना बनाकर निकल लेती है। घर के बाकी सारे काम पीछे छोड़कर जैसे बाप ने 4 नौकर भेज रखे हैं। रोज़ रोज़ बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाने की आदत जो पड़ी हुई है। रिया अंतर्मुखी होने के कारण कभी अपनी घुटन किसी से बांट नहीं पाती थी। हाँ, आरव को थोड़ा बहुत अपने से अंदाज़ा होता रहता था कि माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती है, लेकिन वह रिया से ही समझदारी की उम्मीद करता था। उसे ही थोड़ा सहनशील बनकर चलने की सलाह दिया करता था। उसका सोचना था कि इस उम्र में मम्मी तो एक झटके में अपना नेचर बदलने से रही
हम लोगों को ही थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। आखिर माँ की इच्छा के विरुद्ध जो शादी की है, फिर उसे मन के किसी कोने में आस थी कि अपने अच्छे व्यवहार से रिया जल्दी ही माँ का मन मोह लेगी, उन्हें अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने पर विवश कर देगी। रिया अपने ऊपर व्यंग बाण और ताने तो दिल पर पत्थर रखकर सह ले रही थी, मगर सास द्वारा उसके माँ पिता को नित्य निरंतरन कोसा जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मायका ऐसे भी किसी विवाहित के लिए भावुक व संवेदनशील विषय होता है, जिस पर उठने वाली एक उंगली भी वह सह नहीं पाती। उर्मिला जी के दुर्व्यवहार के बाद हर बार रिया आत्ममंथन करने लगती। मेरे माँ पापा का क्या दोष है? उन्होंने क्या अपराध किया है? क्या बस यही कि उन्होंने बेटी की खुशियों को अपनी खुशी समझा है? बेटी के सपनों का घर बसाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदा किया है। ज़्यादा पढ़ा लिखा भर देने से बेटी के माँ बाप के फ़र्ज पूरे नहीं हो जाते। अच्छे संस्कार देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब खुद ही कुसंस्कारी हो तो लड़की को क्या सिखाएं? उर्मिला जी अक्सर कहती, कई बार सुनाती चली जाती। अपनी लड़की को नौकरी करने के बहाने से खुला छोड़कर रख दिया था कि जा बेटी, कोई अच्छा भला मोटा मुर्गा देखकर फांस लेना, ताकि हमारे लाखों का दान दहेज बच जाए। रिया का हृदय रो उठता। ऐसे अनर्गल आरोपों से कौन से माता पिता ऐसी शिक्षा देते होंगे, और मम्मी पापा ने अपने सामर्थ्य अनुसार दिया तो है। इन लोगों की मांग पर शादी की अधिकतर रस्मों में खुलकर खर्चा भी किया है। भले कर्जे में दब गए हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इन दिनों रिया से जब उसकी माँ मिलती तो पूछती, बेटिया तू ससुराल में अच्छे से तो रहती है ना? तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं? लाड़ो दामाद जी तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? रिया का मन करता कि माँ के सामने दिल का सारा दर्द उड़ेल उनकी छाती से अलग कर खूब रोए और अपना मन हल्का कर ले, लेकिन जैसे ही माँ की उम्मीदों से भरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती, वह खोखली हंसी हंसती कह दिया करती, हाँ माँ, एकदम अच्छे से रहती हूँ मैं। आपके दामाद पूरा ख्याल रखते हैं। मम्मी जी पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। माँ की आंखों में सुकून पसर जाता और रिया उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। ऐसे ही रिया के घूट घूट कर दिन गुजर रहे थे। उर्मिला जी आज जैसे ही रसोई में गई, बहू वहाँ नहीं दिखी, बल्कि सारा काम आधा अधूरा फैला हुआ दिखा। मौका पाते ही फिर से उनका पारा गर्म हो गया और तुरंत उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सारी रसोई फैलाकर कामचोर न जाने कहाँ मर गई है, फिर औने पौने सब निपटा कर निकल लेगी अपनी नौकरी पर। यहाँ ये नौकरानी जो बैठी हुई है महारानी जी के पीछे घर संभालने को, आज सोकर उठने के बाद से ही रिया को तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। अरब अभी तक गहरी नींद सोया हुआ था। किसी तरह रिया उठी तो उसे अपना सर घूमता और जी मिचलाता सा लगा, पर हिम्मत जुटाकर वह उठ खड़ी हुई। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वह आरब को बिना जगाए बाहर चली गई। रसोई में पहुंच सास ससुर को चाय बनाकर देने के बाद वह सबके नाश्ते और खाने की तैयारी में लग गई। उसने सब्जियां काट कर रख ली और मसाला पीस रख लिया। अभी तक आटा गूंथते सोच ही रही थी कि ऑफिस फ़ोन कर देती हूँ छुट्टी के लिए। उसे जोर की उबकाई आई और वह मुंह पर हाथ रखती दौड़कर अपने कमरे के वॉशरूम को चली गई। मुंह हाथ धोकर वह जैसे ही वहाँ से निकली, उसके कानों में सासू माँ के बड़बड़ाने की आवाज़ पड़ गई। भिखारियों ने अपनी कामचोर आवारा बेटी को आगे करके मेरे सोने जैसे बेटे को फंसा लिया। भगवान करे सच के भिखारी बन सड़क पर आ जाए, कटोरा लेकर भीख मांगते। फिर लगातार ऐसी बद्दुआएं सुनती और सहती आ रही थी। रिया मगर आज अस्वस्थ तन के कारण उसके मन की घुटन हद से ज़्यादा बढ़ गई
और उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। तत्काल उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। शायद डिप्रेशन के दौरे जैसी स्थिति में उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण न रहा था। सास ससुर के कमरे की सफाई करते समय वह उनकी टेबल पर नींद की गोलियां का डब्बा हमेशा देखा करती थी। वह अनायास ही वहां जा पहुंची। देखा कमरे में कोई नहीं था। ससुर बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। सास रसोई में अपने प्रलाप में लगी हुई थी। यंत्र चालित सी वह डिब्बा उठा लाए, अपने कमरे में वापस आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर ढेर सारी नींद की गोलियां हलक में उतार ली और कमरे में एक किनारे पीछे काउच पर गिरकर गहरी नींद सो गई, दोबारा कभी न उठने के लिए। वहीं बगल में पलंग पर आरव अभी तक गहरी नींद सोया पड़ा था, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उधर जब देर तक रिया रसोई में वापस नहीं आई, उर्मिला जी गुस्से में उबलती हुई उसके माँ बाप को गालियाँ से नवाजती हुई बाहर तक चली गई, ये सोचकर कि बहू रानी जरूर ससुर जी को मक्खन लगाने कुछ लेकर गई होगी और उन्होंने उसे पास ही बिठा लिया होगा। लेकिन बाहर उन्हें अपने पति अकेले समाचार पत्र में मुंह छुपाए दिखे। रिया का कहीं अता पता नहीं था। वह दौड़ती हुई वापस बेटे के कमरे तक गई। दरवाज़ा अंदर से बंद पाकर उन्होंने उसे बुरी तरह से पीट डाला तो महारानी सारे काम छोड़कर फिर से कमरे में घुस गई है। आज नहीं छोड़ूंगी इसे, आरव से बोलकर इसकी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। दरवाज़ा खटखटाते वे यही सोच रही थी। लगातार दरवाजे पर पड़ती जोरों की थाप से आरव चौंक कर जागा। भागकर दरवाज़ा खोला तो माँ को आंखों से अंगारे बरसाती पाया। उर्मिला जी बेटे को बाजू धकेल कमरे में घुस गई। बहू को औंधे पड़कर सोते हुए देखकर वे चीखने लगी, देख तेरी बीवी की मक्कारी, उधर सारे काम फैला हुआ छोड़कर यहाँ महारानी आराम कर रही है, मैं नौकर हूँ इसकी। आरव पहली बार रिया को इस समय सोया हुआ देख रहा था। कहीं इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई है, सोचता हुआ उसे जगाने लगा और थोड़ी ही देर में जैसे ही उसे आभास हुआ कि रिया सोई नहीं है बल्कि बेहोश है, उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। आनन फानन में परिचित डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया गया, जिसने चेकअप करके रिया की मृत्यु की पुष्टि कर दी। आरव के साथ साथ उसके माँ बाप को सांप सूंघ गया, मानो ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मगर सच आपने विद्रूप रूप में सामने